अस्सलाम वालेकुम। राइज एंड शाइन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जिब ज़रा जल्दी तेज़ी से यहाँ आ गई है। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और जैसे हमने आपको बताया था कि नादिया खान ज़रा थोड़ा सा ब्रेक, उन छुट्टियाँ चाहिए होती हैं हर किसी को, तो वो ज़रा घूमने फिरने कहीं गई हैं, जा रही हैं, तो उनको फिर लिंक कनेक्ट भी करेंगे किसी रोज़। कोशिश करेंगे कहाँ होंगी वो, उनसे मुलाकात आपकी ज़रूर कराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मिसिंग ही रहेंगी। तो खैर, मेज़बानी के फ़राइज़ अब मेरे ज़िम्मे ही है, लेकिन बहुत कुछ है आपको बताने को। राइज एंड शाइन में फ़ीडबैक आपका बहुत अच्छा आ रहा है शो से मुताल्लिक़, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ख़बरें जो हैं वो ज़रा सी आपको बताए थे। ईरान और जो टेंशन है यूएस की, उसकी बात करते हैं। पैदर पे हमले जारी हैं, यूएस की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं ईरान पर। ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। कुवैत और उर्दन पर ईरान ने रिटेलिएशन में हमले किए हैं। दूसरी तरफ बंदर अब्बास तारीकी में डूब गया है बताया जा रहा है। इसके साथ साथ काशम और अहराज शहर, उन पर भी हमले किए गए हैं। और बड़े बयानात आ रहे हैं यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर बयानात आ रहे हैं कि क्योंकि देखें बीच में एक सूरत हाल ऐसी बनी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात होंगे, सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल किए जाएंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, जैसे इससे पहले 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि दोज़ख के दरवाजे ईरान पर खोल दिए जाएंगे। फिर वो फौजी जब 4 पहुँचे जो हलाक हुए थे इस जंग में, तो वहाँ पर उन्होंने इस किस्म के बयान दिए। एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि अब हमले मज़ीद तेज़ किए जाएंगे, और जैसे ही अपना हुर्मुज़ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में ईरान कार्रवाई करेगा या जहाज़ों को निशाना बनाएगा, तो हम ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। और उसी सिलसिले की ये कड़ी है जो हमले किए जा रहे हैं ईरान पर। अच्छा, इसके साथ साथ पैरेलल कुछ पेशरफ्त भी हो रही है, और पैरेलल पेशरफ्त ये हो रही है कि हूसियों का मामला चल रहा है सऊदी अरब के साथ, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पर आया है। और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान किया है, यकजहती का इजहार किया है, और वो कहा है कि हमेशा सऊदी अरब के दिफा के लिए पाकिस्तान आगे बढ़कर कार्रवाइयाँ भी करेगा और सऊदी अरब का साथ भी देगा। ये 2 जहाज़ 2 वेसल्स पर हमला किया था हूसियों ने, और उसके बाद से एक कैफियत बनी है, एक टेंशन की सूरत हाल बन गई। लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त हैं ये हमले। और जनाब, कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ साथ हम ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल की, सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करेंगे। और कल एक अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया मस्तूंग में, जहाँ पर कोयटा से मस्तूंग जाते हुए सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ अपने सिक्योरिटी गार्ड के हमरा वो जाबाक हो गए, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। इसके साथ साथ एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी ज़ख्मी हुए। और बलूचिस्तान की सूरत हाल की तो हम बात करते ही रहते हैं, क्योंकि बड़ा एक ऐसा मसला है जिससे मुताल्लिक़ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन भी जारी हैं, पॉलिटिकल जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी, यानी कोशिश की जा रही है कि लोगों को भी ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है दहशतगर्दों की तरफ से, फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है, इससे दूर किया जाए। होता है ना कि सहूलतकारों को इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पर उन प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल, और वो जो आपके स्लीपर सेल हैं वो लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बार बार जो वहाँ पर सियासी गवर्नमेंट है वो भी बता रही है लोगों को, और इसके साथ साथ जो BLA कार्रवाइयाँ कर रही हैं, गठजोड़ है, इसको भी अनअर्थ करने की कोशिश की जा रही है। और इससे मुताल्लिक़ एक इजलास भी हुआ है बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप, जहाँ पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब भी किया, और उन्होंने कहा है कि ये बुनियादी जो ढांचे हैं दहशतगर्दी के, इनको अनअर्थ किया जाएगा, इनको ख़त्म किया जाएगा। और ये सहूलतकारों के ज़रिए जो काम चल रहा है, ये जो प्रॉक्सीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं, BLA प्रॉक्सी है, फिर TGP है जो यहाँ पर काम कर रही है, भारतीय बहुत सी प्रॉक्सीज़ है जो काम कर रही हैं, तो उनको बुनियादी जो इनका स्ट्रक्चर है इसको ख़त्म किया जाएगा। दहशतगर्दी के ख़ात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। अच्छा, कुछ सैलाबी सूरत हाल भी है मुल्क में। जेलों और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है और काफ़ी अलर्ट पर है। फिर लाहौर, नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, यहाँ पर बड़ी तेज़ बारिशें भी हुई हैं। लाहौर तो बिल्कुल ही डूब गया था, सड़कें लाहौर की, डिफेंस हर जगह की सड़कें डूब चुकी थी, सड़क नज़र ही नहीं आ रही थी, कशियाँ भी चलानी पड़ी। तो पहले हम ईरान और उसकी सूरत हाल की बाद में बात करेंगे। पहले ये जो कैफियत है, जो बारिशों की वजह से लाहौर और दीगर पंजाब के इलाके मुतासर हुए हैं, यहाँ पर इक़दाम क्या किए जा रहे हैं, इसका अहवाल आपको देंगे। हमारे साथ उमर अब्बास साहब हैं, DGPDM में हमारे रिपोर्टर भी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उमर साहब से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैन यू हियर मी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर। उमर साहब, मुझे बताएं कि काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं और सूरत हाल भी संगीन नज़र आ रही है, जो हम फुटेजेस भी देख रहे हैं लाहौर की भी और दीगर जगहों की भी। तो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? जी, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों से एक वेदर सिस्टम आया हुआ है और काफ़ी हैवी रेनफॉल देखने को मिली है हमारी, ख़ास तौर पे लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, इवन फैसलाबाद तक।
तो उसमें ज़ाहिर है 2-3 सिचुएशंस बनती हैं। एक तो आपकी अर्बन फ्लडिंग की है, क्योंकि मेजर अर्बन सेंटर्स एंड एरियाज़ में आपका लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, तो ये सारे शहर जो हैं वो इस एरिया में आते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी आया था, काफ़ी जगहों पे बॉन्डिंग भी हुई थी। हाउएवर क्योंकि इस साल ऐसे था कि डीसिल्टिंग, ड्रेनेज की क्लियरेंस बहुत टाइमली हुई थी, मल्टीपल फेजेस में हुई थी, मशीनरी भी नई एक्वायर होके आ चुकी है, तो जो पॉन्डिंग का टाइम है और जो क्लियरेंस का टाइम है वो बहुत कम हो गया था। तो अबाउट 1/3 तक ड्रॉप किया है कि जितनी पॉन्डिंग होती है और जितना जल्दी वो क्लियर होता है। उसके अलावा आपकी जो दरियाओं की सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टेबल है। अभी आपके लो फ्लड की सिचुएशन है आपकी इंडस में और बाकी चिनाब में मीडियम है, वो बल्कि डिक्लाइन कर रही हैं, क्योंकि कैचमेंट एरियाज़ में अब बारिश रुक गई है और ख़त्म हो गई है। तो ये फ्लो कर जाएगा और अभी तक हमारे डैम्स में, रिजर्वॉयर्स में इतनी कैपेसिटी है बराजेस में कि इतना अगर आएगा तो वी कैन मैनेज इट। हाउएवर अब यही है कि ये मुझे बताया कि लाहौर में और दीगर उसके मुल्का जो शहर हैं वहाँ कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई कि ये कैफियत बन गई? क्योंकि देखें ना, यहाँ पर इंतजामिया, आप तो अपना काम कर रहे हैं, इंतजामिया से मुतालिक सवालात हैं, ड्रेनेज का सिस्टम है, नदी नालों की सफाई है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चोकिंग होती है, नशेबी इलाके पानी में डूब जाते हैं। तो क्या इतनी बारिश वाक़तन हुई थी कि ये मनाजिर हम देखें लाहौर के अंदर? जी बिल्कुल। ये देखिए इतने शॉर्ट टाइम में इन अ फ्यू आवर्स आपकी कल लाहौर में मोर देन 250 mm हुई, गुजरांवाला में 2 दिन पहले 250 mm हुई। तो अगर मतलब आपकी ये 2-3 घंटों में इतनी बारिश हो जाए और वो इधर नहीं दुनिया में कहीं भी हो जाए तो उससे आपका इस तरह की फ्लड सिचुएशन, पॉन्डिंग सिचुएशन बनेगी। हाउएवर मैं वही कहूँगा कि वी हैव टू कंपेयर इट टू द लास्ट फ्यू ईयर्स, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो हालात देखें कितने बेहतर हैं। आपके गुजरात, सियालकोट में आपने पिछले सालों में देखा होगा कि दिनों तक पानी खड़ा होता था, अब कुछ घंटों में निकल जाता है। लाहौर गुजरांवाला में भी ऐसे ही था कि आपका इंस्टेड ऑफ के पूरा दिन पानी खड़ा हो, विद इन अ फ्यू आवर्स आपकी सारी मेन आर्टरीज वगैरह क्लियर हो गई। इससे बहुत बड़ा हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हुआ है, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसकी वजह उसके लिए उसके तहत हमारे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बन रही है, डिस्पोजल स्टेशन नए बन रहे हैं और रिवैम्प हो रहे हैं, और लैटरल सीवर्स और ड्रेनेज भी डलनी। अभी उसका तकरीबन 10 to 15% हुआ है सिर्फ, तो अभी भी इतना हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उसका नज़र आया है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा इन अबाउट 2 years तो फिर आप देखिए कि इंशाल्लाह इट विल बी मैसिव इम्प्रूवमेंट और फिर इतनी ज़्यादा हमें ये इशू नज़र ही नहीं आएगा। अभी क्या बताया जा रहा है, महकमा मौसमियात क्या बता रहा है कि मजीद शिद्दत आएगी बारिशों में और कैफियत मजीद? जी नहीं, अभी ये फोरकास्ट है कि ये वेदर सिस्टम वीकेंड कर जाएगा और ये मूव कर जाएगा साउथवर्ड और वेस्टवर्ड। अभी भी आपने देखा होगा कि सिंध में भी बारिशें शुरू हो गई हैं, तो ये पंजाब से अब मूव कर जाएगा। हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं होती रहेगी, बादल होंगे, लेकिन जो मेजर इसका थ्रस्ट था वो इंशाल्लाह डिसिपेट होके सेंट्रल, साउथ, वेस्ट की तरफ चला जाएगा। जी, और इदारों के दरमियान असल में कोऑर्डिनेशन बड़ी बेटर करती है इस बारे में। पंजाब सेफ सिटी, ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 का इदारा, वासा का, PDMA का, यानी ये आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे भरपूर और NDMA के साथ लिंक्ड अप रहे, और जो कुछ आपको ज़रूरत थी इक्विपमेंट्स की भी और ह्यूमन रिसोर्स की भी, वो सब मिलता रहा, यानी कोई हिकअप नहीं आया कहीं? जी बिल्कुल। जी हमने बिल्कुल बिफोर द सीज़न हमने ऑलरेडी बल्कि सारी प्रिक्योरमेंट अपनी रेस्क्यू 122 ने भी, PDMA ने भी कंप्लीट करके सारी डिप्लॉय कर दी है। बैकअप भी पड़ी हुई है वेयर हाउसेज में, ताकि कहीं ज़रूरत हो तो वो उसका वेट ना करना पड़े, वो उनके पास फराहम हो जाए। उसके अलावा कोई एडिशनल चीज़ भी चाहिए होती है वो फ़ौरन हमें कन्वे करते हैं। हमारे प्रोविंशियल कंट्रोल रूम ऑपरेशन है 24 आवर्स और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स हैं, कॉन्स्टेंट कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है उसी वक्त वो मैसेज आता है एंड हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इंशाल्लाह अगर ऐसी फ्लड सिचुएशन आती भी है तो हमारी सारी कंटिजेंसी प्लान्स बने हुए हैं, रिलीफ कैंप्स की लोकेशंस, उनकी इक्विपमेंट, उनका सामान, रेस्क्यू की सारी इक्विपमेंट, सामान अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। और वैसे तो उम्मीद यही बंदा करते इस्तेमाल ना करनी पड़े, बट इन केस ऐसी इन्वेंचुअलिटी अच्छा, अभी तक जो तो स्पेल आया है, अभी तक जो आपने देखी है कैफियत, उसमें क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया हो, फिर वहाँ टेंट्स वगैरह, उनको ज़रूरी अशिया मुहैया करना, या ये कैफियत अभी नहीं बनी? अभी नहीं बनी, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि लो टू मीडियम फ्लड है रिवर्स में भी, और लोगों को टाइमली अलर्ट कर दिया जाता है। सिर्फ ज़ाहिर है कुछ लोगों की जो दरिया के बेड्स में जिन्होंने फसल वगैरह उगाई होती है, उनको ज़ाहिर है ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि आप लोग ना जाइए,
अगर वो अंदर समझिए कि किसी दिन गए हुए हैं तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको सेफली निकाल लेते हैं। तो अभी तो बड़ी लिमिटेड कोई नारोवाल सियालकोट टाइप पे कुछ इवैक्यूएशन हुई हैं, बट वही लोग जिनकी वहाँ पे रिहाइश नहीं है लेकिन फसल के लिए वो जाते हैं, बट दे वर सेफली इवैक्यूएटेड। बहुत शुक्रिया, आपसे वक्तन फ़वक्तन बात होती रहेगी। उमर अब्बास साहब हमारे साथ है डी पंजाब, और जो इक़दाम किए गए हैं उससे मुताल्लिक़ बता रहे थे। वक़ार कुरैशी लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगे, 365 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। उन्होंने ज़रा ये कैप्चर किया है लाहौर में क्या सूरत हाल रही है, तो वो ज़रा देखिए आप। जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और काड़ा, इसके साथ साथ पसरूर और इसके साथ ही जो बेशतर शहर हैं, ख़ास तौर पर जो दरिया के साथ शहर लगते हैं, उन्हें अर्बन अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनमें इन दरियाओं में तुग़यानी का खदशा है, सैलाब आने का खदशा है। अलर्ट जारी करने का मकसद यह है कि जो इन नदी नालों दरियाओं के करीब आबादी है उन्हें फौरी तौर पर खाली करवाया जा सके। जो PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है उनमें इन शहरों की जो मुकामी इंतज़ामिया है उन्हें ये कहा गया है कि इन एरियाज़ में जाकर जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्हें आगाह करें और फौरी तौर पर इन जगहों को खाली करवाया जा सके, ताकि जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, उन्हें फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। उसके साथ साथ जिनके माल मवेशी हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के दरियाए रावी शादरा के मुकाम के ऊपर, और कैमरामैन जाहिद जुबैर अगर आपको दिखा सकें तो हर गुजरते लम्हे के साथ पानी की जो क्यूसिक है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में मिल रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू 111-222 के अहलकार भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल की अगर बात की जाए तो इन्हीं दिनों में यहाँ पर सैलाब की बदतरीन सी सूरत हाल देखने को मिली। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बार पंजाब हुकूमत की जानिब से कबल इस वक्त एक्शन लिया गया है। PDMA की जानिब से जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें अलर्ट भी जारी किया गया है। इन लोगों के लिए जो मुतासिरीन हैं उनके लिए आर्जी कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जिनमें अद्वियात, खाने पीने की सहूलियात फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब जो ज़िली इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि स्पेशली जो इस एरिया के करीब लोग हैं वो सैलाब आने से पहले इस एरिया को खाली करते हैं। अगर माजी की बात की जाए तो हमने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे कि कुछ लोग इस आबादी में ऐसे थे जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। जी जी। पुलिस की जानिब से उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया और उनसे कहा कि फौरी तौर के ऊपर आप ये जगह को खाली करते हैं। दूसरी जानिब देखने में आ रही है। वक़ार कुरैशी में अपडेट कर रहे थे। अब हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ईरान और US की टेंशन की हम कुछ बात करेंगे, और ज़रा बलूचिस्तान के इशू पर भी हम ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस लेंगे, और गैर ज़रूरी ओवर थिंक करना कितना नुकसानदेह सेहत के लिए, ये भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे US और ईरान की, और ये मामलात हर गुजरते दिन के साथ बहुत ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं, क्योंकि हमले नहीं रुक रहे हैं US के, और वो एक करारदाद इस्लामाबाद अकॉर्ड इसको कहा जाए, MOU, जिस पर साइन हुआ था, और ये तवक्को की जा रही थी कि मामलात बेहतर होंगे, लेकिन मामलात बेहतर नहीं हुए। मामलात ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पे भी सख्ती आती जा रही है। ईरान का जो मौक़िफ़ है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसमें फिर मिडल ईस्ट के ममालिक भी जो किरदार अदा कर रहे हैं वो भी सबके सामने ही है। अब ईरान का यही मौक़िफ़ है कि उसने अगर रिटेलिएट करना है तो फिर अमरीकी बेसिस पर करना है। अनफॉर्चुनेटली अमरीकी बेसिस, अमरीका जहाँ से इस्तेमाल कर रहा है, जो फील्ड इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर हमले के लिए, वो है मिडल ईस्ट के ममालिक में। तो कुवैत और उर्दन पर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया जा रहा है, और इसकी मजम्मत की जा रही है। जो अरब ममालिक हैं, अरब लीग है, वो इसकी मजम्मत कर रहा है कि हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन कब तक हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। हमें जॉइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सर मुझे बताएं, पहले ईरान और US की बात करते हैं, और यहाँ पर ये एग्रेवेट हो रहा है मसला, और मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। जहाँ जैसे जैसे मिडल ईस्ट के किरदार को आप देख रहे हैं, या मिडल ईस्ट का मूव देख रहे हैं ईरान के हमलों को लेकर, तो आप क्या समझते हैं सर? आपका तज्जिया क्या कहता है, कहाँ जाएगी ये सूरत हाल? देखिए, बात ये है कि इट्स वेरी अनफेयर कि अमेरिका जिस तरीके से बिहेव कर रहा है। एक आपने इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन किया, उसके बाद टेक्निकल टीम बनी थी, आपने एक शूल बनाया कि ईरान ने एक जहाज 2 जहाज़ों पे
वो ड्रोन अटैक के गलत लेन में जा रहे थे और उसके ऊपर आपने अटैक करना शुरू कर दिया। बेसिकली दे रियलाइज के अमेरिकन वर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दैट अपार्ट, सारा बेनिफिट जो है वो ये ईरान को हो रहा। नंबर 1 बात ये है। उसके बाद आप देखेंगे जिस तरीके से अब अटैक किए होंगे, एम ये है कि ईरान को मिलिटरली और कमज़ोर कर दिया जाए, इतना कमज़ोर किया जाए कि वो दोबारा इधर तरफ कोई देख ना सके, और उसके बाद अकॉर्ड को साइन किया जाए। ये उसके आप डिजाइन करेंगे, क्योंकि वो पहले ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म कर सका, ना मिसाइल कैपेसिटी ख़त्म कर सका, ना रिजीम चेंज कर सका, जो उसके इरादे थे, और उनमें किसी में कामयाब नहीं हुआ। यही उसको पब्लिक प्रेशर रहा कि जी आपने गए ईरान में गए, आपने हासिल क्या किया? जब आप टारगेट अचीव नहीं कर सके तो आपने अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा इतना ज़ाया क्यों किया? साथ उसके अब इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, वो प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को देखते हुए अब जो सरकारी, फिर ये फील करना कि जब माइट है, आप बड़ी पावर हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कहाँ पर है? ये काम यूनाइटेड नेशंस का है, तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं लड़ाई को रोक रहा? खामोश तमाशाई बना होगा। उसको अमेरिकन ने इसको रिटेंडेंट कर दिया। और ईरान को भी चाहिए कि थोड़ा सा हमल, जिनको बहुत बेनिफिट हो रहा था, अगर ईरान थोड़ी सी प्रोवोकेशन ना करता और कंस्ट्रेंट शो करता तो ये शायद ये फायर तक तक पहुंचता। अभी मुझे यकीन है कि दुनिया नहीं चाहती कि लड़ी हो, कोई दुनिया में सिवाय इसराइल के कोई नहीं चाहता कि लड़े। सर, पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया, सेशन जज की गाड़ी पर हमला हुआ और वो जाँ बहक हो गए, उनका गार्ड भी जाँ बहक हो गया, एडिशनल सेशन जज ज़ख्मी हुए। फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर ने खिताब भी किया बलूचिस्तान के मौजू पर सेमिनार से। सर, ये गठजोड़ भी सामने आया, यानी दाइश और BLA का गठजोड़, फिर बलोच यकजहती कमेटी, और ये जो फैसले आ रहे हैं उनके खिलाफ, उसकी टाइमिंग ऐसी है कि फैसले के बाद जजेस को निशाना बनाना, जुडिशरी को, सिविलियंस को, आर्म्ड फोर्सेस को। तो इस बारे में क्या आपका तज्जिया कहता है कि किस तरीके से इससे डील किया जाए? लेकिन ये एक नया पर्सिव फील के ऑल बिकॉज हमने पहले 20 नकात बनाए, नेक्स्ट इलेक्शन प्लान के, फिर 14 नकात बनाए, उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये उसकी वजह से आपने कहा था कि जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे, पुलिस रिफॉर्म्स होंगे, मदरसा रिफॉर्म्स होंगे, नेक्टा को फॉल किया जाएगा, तो हमने क्यों नहीं? आपको पता है कि बलोच ये जो है यकजहती कमेटी ने किया, जो बलोच यकजहती कमेटी का की जो लीडर थी मारम बलोच को एक पूरे लाइफ में इम्प्रिजनमेंट हुई, और आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसका रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन उन्होंने करके दिखा दिया कि मस्तूम के सेशन डेथ पर डिसीजन पर फायरिंग कर दी गई। तो आपको पहले से समझ होनी चाहिए, आपको चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी का करें। अब आप बताएं इसके बाद कौन से जजेस होंगे जो इनके खिलाफ डिसीजन लेंगे, इनके खिलाफ बहादुरी से केस सुनेंगे और फिर उनको सजा देंगे, जबकि उनकी लाइफ थ्रेट होगी, उनके बच्चों की लाइफ थ्रेट होगी, बीवी बच्चों परेशान होंगे। तो ये सोचने की हुकूमत की काम होती है। आप उनको पहले प्रोटेक्शन दें, उनकी ख्याल करें। ये डिसाइड हुआ था कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट को ट्रेन किया जाएगा कि 6 से 8 महीने में फैसला करें। उसके बाद उनको मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में कोर्ट असेंबल होंगे ताकि उनकी सिक्योरिटी हो, उनके नाम से रात रखा जाए कि कौन सा जज उसको कर रहे हैं, ताकि किसी को पता न चले। अब आप बताएंगे वो बेचारे एक गाड़ी में जा रहे हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, बाकी वो 2 एडिशनल सेशन जज थे, और उन्होंने निशाना करने में चूक किया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे ओवरऑल जुडिशरी को फर्क पड़ेगा। तो आपके लोअर कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में सब डरेंगे जी कि आज हमने सीन दिया कौंसिल के खिलाफ, तो हमारे साथ ये एक्शन होगा। तो ये चीज़ों को पहले से केटर करना चाहिए ताकि जजेस को हौसला हो, स्ट्रेंथ हो, वो बोल्ड डिसीजन ले सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वैसे भी सर, अगर इसको बगौर देखा जाए तो बाय डिज़ाइन ये कार्रवाइयाँ, यानी ऑर्केस्ट्रेटेड ये सारा मामला है। ऐसे नहीं है कि वो इनडिस्क्रिमिनेट बस जहाँ उनको मौका मिल रहा है हमला कर रहे हैं वो। अब आप देखें, इसकी निशानदेही फील्ड मार्शल ने भी की कि अब ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस निशाने पर हैं, सिक्योरिटी एहलकार निशाने पर हैं, अब जजेस भी निशाने पर हैं, अब इंजीनियर्स भी निशाने पर हैं, अब आम सिविलियन भी निशाने पर है। तो हम सबको मिलकर ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का किरदार ज़रा मुझे बताइए। देखिए, इसमें बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम। फौज अपना किरदार, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर। फील्ड मार्शल यासिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा हुआ कि हम
200 से 250 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने तहैया किया हुआ मुल्क से दहशतगर्दी खड़े करेंगे, अवाम की जान माल की हिफाजत करेंगे, कुर्बानी देंगे, शहादतें देंगे। वी विल इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड ज्योग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, वो भी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को अपना काम करने की जरूरत है। आपको देखें, एक कौम तो चल रहा है ना कि आप सिक्योरिटी फोर्स अपना काम करेंगे, हुकूमत किधर है? आप वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनें, क्या प्रॉब्लम हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आएं, उनको जिम्मेदारी दें। आपने इलेक्शन में सारों को हलवा दिया, इलेक्शन नेशनल पार्टी के बाहर से लोगों को जिता दिया, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लाइकवाइज आप लोगों के एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैं, आप वो भी अभी हुकूमत ने किया कि डिप्टी कमिश्नर को 1 अरब रुपया दिया, उसमें MNA MPA भी हैं, लोकल भी हैं, इस साल और बढ़ा रहे हैं। इसके साथ जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ आप सोलर लगा दें, कंबाइंड कम्युनिटी सोलर लगा दें, जो ज़मीन इनको छोड़ 10-15-20 मवेशी दे दें। जब रोज़गार मिल जाता है, लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते, फिर इन चीज़ों में नहीं आते हैं, बहुत सारी एजेंसीज के काबू में नहीं आते हैं। जब बेरोजगार होंगे, बच्चे भूखे मरे, तो वो करेंगे, हाँ जी, पैसे पकड़ेंगे, धमाका कर देंगे, पैसे पकड़ेंगे, फायरिंग कर देंगे। तो ये हुकूमत का काम है, ये इन चीज़ों में ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाए और उनको हुकूक, बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए, उनको तालीम के। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने वक्त दिया हमें। जी वेलकम बैक एक बार फिर राइज एंड शाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक ऐसे मसले की बात करेंगे जो कि हर घर का मसला है। और अभी जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इंसान परेशानी का शिकार होता जा रहा है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी जो आ रही है, ये इंसान की सहूलत के लिए आ रही है, लेकिन हम ऑन द अदर हैंड देख रहे हैं कि इंसान परेशान होता दिखाई दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि या तो आप पास्ट में जी रहे होते हैं या फिर आप फ्यूचर के लिए जी रहे होते हैं। आप प्रेजेंट को एंजॉय कर ही नहीं पाते। जब भी आपके हाल की बात होती है, आप कहते हैं यार अच्छा वक्त आएगा, वो अच्छा वक्त कभी नहीं आना आपका। वो हमेशा आपका वक्त जब अगला आएगा, आप कहेंगे आगे कुछ और आपके टास्क शुरू हो जाएंगे, आप कुछ और आपके टारगेट्स होंगे, कहें वो जब मिल जाएगी चीज़ मुझे तब मैं खुश हूँगा। इसी तरह बहुत से लोग माजी में जी रहे होते हैं, यार ये जो मेरे साथ हो गया ये बहुत बुरा हो गया यार। अब ना आप उसको रिवर्स कर सकते हैं ना बदल सकते हैं, मूव ऑन कर जाएं, आप अपने हाल में रहें और देखें ज़िंदगी और मौत का भरोसा कोई नहीं। आप आज हैं, कल नहीं होंगे, अगला लम्हा आपको मिलना है, नहीं मिलना। फिर एक और चीज़ ये है कि आप मटीरियल दुनिया जो है, मटीरियल गेन के लिए आप अल्लाह उसको भूल जाते हैं, उस कादिर मुतलक को जो बैठा हुआ है, जो सबके मसाइल हल करने वाला है, जो मुसब्बिबुल अस्बाब है, जो हर किसी की दुआ को सुनता है। तो आप अल्लाह तवक्कुल करना, कंटेंटमेंट आपके अंदर से। अच्छा, जितना है थोड़ा है तो थोड़े में गुजारा करना, आप कहते हैं और मिल जाए। जिसके पास जितना है, क्योंकि कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है, 3 लाख रुपए कमा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे 5 लाख मिल जाएंगे तो मेरी हालत बेहतर हो जाएगी। हालांकि ये शराब है, 5 लाख मिल जाएंगे तब भी उसकी यही कैफियत होगी। वो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। तो ये सोच बड़ी मुतासर कर गई इंसानों को, इसलिए डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारे प्रॉब्लम आप देखते हैं। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा आजकल उनके विजिट्स आप देखें ना, कभी जाके साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ, इतना रश लगा होता है कि नंबर नहीं मिलता आपको। तो ये वजह है सारी। तो हम ज़रा इन मसाइल का हल जानने की कोशिश करेंगे और हम कुरान से, अल्लाह की किताब से कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं, ये भी हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें जॉइन किया है डॉक्टर साहिबा शफीक साहिबा ने, जो कि रिसर्च है, स्कॉलर हैं। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा आपको शो पर। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरा ऑफिस से हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हम इस दुनिया के झमेलों में इतना फंस गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारी बिसात क्या है, हमारी कोशिश क्या है। ये सब होता तब है जब अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। क्या ये चीज़ मिसिंग है या बुनियादी तरबियत का हिस्सा अब नहीं रहा? वालिदैन नर्चरिंग बच्चों की इस तरह की नहीं करते कि भाई जो है उसमें गुजारा करना सीखो, सब्र करो, अच्छे की उम्मीद करो। जी ऐसा है कि देखिए, ये सारे चीज़ें एक कम्बिनेशन है।
कॉम्बिनेशन जिस तरह एक घर होता है, उसके कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके ड्राइंग डाइनिंग यानी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो मिलके एक घर बनता है। इसी तरह इंसान है, वो मुकम्मल एक इंसान कॉम्बिनेशंस के साथ है, और फिर उसके बाद उसका जो ऑर्डर देने वाला पार्ट है वो उसका दिमाग है। जब हम उस पे ही ज़्यादा हम उस पे जोर आजमाई करेंगे या उसको ही हम इस लेवल पे नहीं लेकर आएंगे कुरान और अल्लाह की तरफ, आखिरत की तरफ, और उन चीज़ों को जब हम नहीं सोचेंगे, तो फिर हम लोग ऑब्वियस परेशानी का और इन तमाम मसाइल का शिकार होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, अलैहिम, उन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। दो चीज़ों को समझ लें। अभी आपने बड़ी प्यारी बात की है कि प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। खौफ और गम को पहले इस चीज को समझ ले कि खौफ हमेशा आने वाली जिंदगी का प्रेजेंट और फ्यूचर का होता है, और गम जो होता है वो हमेशा पास्ट का होता है। जब हम इन चीजों को लेके और प्लस ओवर थिंकिंग को करेंगे, तो ऑब्वियस जो है वो शैतान मुसल्लत होता है, और शैतान इंसान को कहता है कि तुम्हारी इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और बेमकसद सोचे। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे और बताएं कि बगैर परेशानी तो है ना, देखें किसी को कोई परेशानी हो गई है, अब किसी का कोई प्यारा जो है वो हॉस्पिटल में है, अब वो परेशानी तो है उसको, उसके बारे में ना सोचे ये भी नहीं हो सकता। करे क्या इंसान? नहीं। वो सोच तो आएगी बार बार, वो ओवरथिंक करता जाएगा कि अल्लाह ना करे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और खुद वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार। इस सोच से कैसे यही- निकला जाए? इस सोच से निकलने के लिए सबसे पहले मैं वही बात करने लगी हूँ कि जब हम कुरान से और अल्लाह से दूर होते हैं, तो फिर हम पर ये एग्जाइटी और ये सोच और ओवर थिंकिंग ये हम पर हमला करते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, दिलों का करार और सुकून ही अल्लाह के जिक्र से है। और उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें एक चीज को देख लेना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सूरह अल हजरात में बताते हैं कि ज्यादा गुमान ना करो, ए ईमान वालों, ज्यादा गुमान ना करो। गुमान क्या है? गुनाह भी है। अब गुमान हर चीज का पहले से तज्जिया कर लेना, हर चीज को पहले से कंपाइल कर लेना, कंपोज कर लेना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब असल मसला ये है कि अब ये सारे मसाइल हैं, अब इनमें से हमने निकलना कैसे है, दिस इज द पॉइंट। उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि जब आपको लगे, सबसे पहले आपको लगे कि आप पर सोच और इन मनफी ख्यालात का आपके ऊपर अटैक होता जा रहा है, तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नुस्खा अपनाइए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से के हवाले से हमें हुक्म दिया। मतलब कि अगर हम बैठे हैं तो खड़े हो जाए, अगर हम ज्यादा गुस्से में खड़े हैं तो बैठे हैं तो लेट जाए, पानी पी ले और फिर वुजू कर ले। जब हम इन तमाम, अगर हम एक ही जगह पर बैठे बैठे सोचते रहेंगे, तो वो क्या होगा कि वो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। उसके लिए क्या है, प्रैक्टिकली आपको चीजें बताऊंगी और स्पिरिचुअलिटी जी, के हवाले फरमाइए। से भी और साइकोलॉजिकली भी बताऊंगी कि प्रैक्टिकली क्या है कि आप किसी एक जगह पर बैठ के, अगर आप सोशल मीडिया के मतलब कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं या बैठे सोच रहे हैं या कुछ भी करें, तो जस्ट चेंज योर पोजीशन, अपने आप को वहां से उठा ले। एक जगह पर मुसलसल नहीं बैठे, अपने आप को हिलाएं, कहीं एक से दूसरी जगह ठीक जाए। है, दूसरा, ठीक है, अल्लाह का यानी जहां बैठे हुए वो सोच दूसरा आ रही है, कोई भी किस्म की सोच है, वहां से फौरन अपनी पोजीशन तब्दील कर लें। ठीक है, पोजीशन चेंज करें। ठीक है, दूसरा और ये है कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, इसका विर्द करना शुरू कर दे। एटलीस्ट 3 से आप 11 दफा पढ़ ले या 3 मरतबा पढ़ ले, एटलीस्ट इसको पढ़े। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी शैतान को अपने पास से दूर भगाए, क्योंकि वही आपको बार बार ये चीजें दिमाग में वापस और ला रहा है। और जब आप एक पॉइंट भूल भी जाते हो ना, तो शैतान याद कराता है, नहीं नहीं, फ्ला टाइम पे ये हुआ था, फ्ला टाइम पे तुम्हारे साथ उसने ये किया था, देखो तुमने सुबह से मैसेज किया हुआ, जी। रिप्लाई नहीं आया। ये फजूल की वो चीजें जो हमें शैतान हमें वर्गलाता है, उकसाता है। अब इसके लिए मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, उसके बाद आप अगर कोशिश करें बावजू रहे, अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, कंडीशन हो रही है, तो वुजू करें। यानी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया,
पानी से वुजू करे, पानी जो है वो गुस्से को ठंडा करता है, गुस्सा आग को ठंडा कौन करेगा? पानी। तो वुजू करें। उसके अलावा ज्यादातर ये है कि आप अपने आप को लाइक एक बच्चे को जिस तरह समझाते हैं ना, इस तरीके से अगर आप समझाएं, या फिर पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें। हाँ, नेगेटिव लोगों ये के पॉइंट साथ है। बैठने से नेगेटिव जो नेगेटिविटी होती है ना, वो आप में अक्सर इंजेक्ट डॉक्टर साहब करती ऐसा है। होता है ना, बिल्कुल अगर आप ये सही कह रहे हैं। मैं इसको जरा मजीद आप हाईलाइट करें इस पॉइंट को कि हम गैर जरूरी तौर पर लोगों से मिल रहे होते हैं जाके, ठीक है, गॉसिप करने के लिए कि चलो यार लेट्स हैव अ मीटिंग और गॉसिप वगैरह। तो ये नहीं, ये गैर जरूरी बात है, ये आपके लिए नुकसानदेह है, ये समझने की जरूरत है ना। आप जी बिल्कुल, आपको अगर एक छोटी सी बात बताएं, मिसाल के तौर पर खवातीन हैं, अब वो कोई जॉब नहीं कर रही हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो जाती हैं वॉक पर। अब वो वॉक पर आपने भी देखा होगा कि वो एक ही मुश्किल से चक्कर लगता है, वो एक बेंचेस पे बैठ जाते हैं, और जो फिर गॉसिप ये शुरू मैंने होती भी ऑब्जर्व किया वो है ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है ये सही बात है। की है आपने। एक्सरसाइज नहीं हो रही होती। ऐसी वो कोई वॉक नहीं होती है, वो होती है अपना एग्जैचुरेशन, दूसरों पर उंडेल देना। अब एक बंदा, मिसाल के तौर पर अगर एक औरत वो अपने घर से लड़ के आई है, या बहू बेटा कुछ भी ऐसा है, दूसरी ठीक है, उसको ऐसी बातें, उसका शैतान ऐसी बातें एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको लगेगा मेरे घर में भी यही कुछ हो रहा है। तो इस तरह नेगेटिव लोग आपके ऊपर जिस तरह एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं ना, इसी तरह नेगेटिव लोग आपके अंदर नेगेटिविटी को इंजेक्ट कर देते हैं। सो प्लीज अवॉइड सच काइंड ऑफ। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें ये भी है ना, फिर कथारसिस कहाँ करें? देखिए ना, कथारसिस कहाँ करें फिर अपना आप, कि आपको कोई गुस्सा आ रहा है या आप किसी चीज के बारे में परेशान हैं, तो आप ज़ाहिर है किसी से डिस्कस करेंगे। तो आप ये कह रही है कि जिससे डिस्कस करें उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन है ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा और मजीद इसके ऊपर थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। वो क्या कि अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के बारे में जब कहा कि जब कोई बुरा ख्वाब आए तो हर एक से बयान ना करो, लेकिन उससे करो जो कोई भी ख्वाब आए जो इल्म रखता हो, जो अहले इल्म हो, जो कुछ समझता हो, और जो आपका मतलब नेगेटिविटी में या आपसे हसद ना करता हो, हासिद ना हो। क्यों? एक और चीज देखें, यूसुफ इस अलैहिस्सलाम आज को- से 20 साल पहले जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, 30 साल पहले जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो सोशल मीडिया है, वो एक्सपोजर है। एक्सपोजर बढ़ गया है, इसके बगैर आप रह भी नहीं सकते। आप अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि 40 साल पुरानी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, नहीं हो सकता, वो नहीं रोक सकते आप। लेकिन उसके साथ साथ पार्ट एंड पार्सल उसका ये है कि बच्चों को ये पता चल रहा है कि मेरे साथ का बच्चा जो है उसके पास मोबाइल फ़ोन भी है, वो कह रहा है उसके पास गाड़ी भी है, वो कह रहा है उसके कपड़े अच्छे हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है, ओवरथिंक वो कर रहा है, माँ बाप उसकी वजह से ओवरथिंक कर रहे हैं कि कहाँ से इसके हम खर्चे पूरे करें। तो ये इस सोशल मीडिया से और ये बदलते दौर से हम अडाप्ट इसको कैसे करें डॉक्टर साहब, इसकी हिकमत अमली क्या होगी? इसकी हिकमत अमली ये है कि बच्चों के साथ पहले वक्तों में होता था, आपको शायद इस बात को थोड़ा सा आपको भी पीछे जाना चाहिए पड़ेगा। अपने बचपन में हमारे साथ क्या होता था, क्या हमारे पास पेरेंट्स बैठ के हमारे साथ हर दुख सुख नहीं करते थे? फिर वो क्या होता था, हमें पेरेंट्स क्या, हमें एक एहसास होता था कि हमारा बाप परेशान है या हमारी माँ को कोई मसला है। और यहाँ पर ये है क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना फासला एक ही घर में एक ही बढ़ा दिया, डाइनिंग बिल्कुल ऐसे टेबल ग्लोबल पे। विलेज हो गई है, लेकिन फासले बढ़ गए। बढ़ा बहुत दिया। शुक्रिया। वेलकम बैक। फीफा वर्ल्ड कप में सब बिजी रहे, फुटबॉल की बात होती रही, और फुटबॉल अब क्रिकेट से ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी ले रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात है, हम सब डिस्कस करते हैं, एनालिसिस होता है और डिसएग्रीमेंट भी होता है। बहुत से एनालिस्ट हमारे दोस्त भी हैं और बहुत करीबी दोस्त भी हैं, उनके साथ हमारा टकराव रहता है, टाकरा रहता है। उनमें से एक हमारे साथ अभी होंगे, मैं इंट्रोड्यूस भी आपको कराऊंगा। लेकिन ये कि क्रिकेट की हालत नहीं बदल रही है, सारी पॉलिसीज़ बदली जा रही हैं, हिकमत अमली बदली जा रही है, टीम बदली जा रही है, कैप्टन बदले जा रहे हैं, वही चेहरे दोबारा आ रहे हैं, फिर रेस्ट कर रहे हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं। लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में अब अनपॉपुलर होती जा रही है। जो टीम की परफॉर्मेंस है उसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी, और ये जो अभी लोग हैं मैनेजमेंट में और क्रिकेट बोर्ड में, क्या ये कैपेबल हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी कर सकें? क्या यंग टैलेंट को चांस मिलेगा?
या फिर ये लीग्स ही चलती रहेंगी, या ये पार्टीज ही चलती रहेंगी? ये 2-4-5 लोगों का एक कंसोर्शियम, उसको लेकर वही देखकर बैठकर टीम बनाता है और परफॉर्मेंस को देखा नहीं जाता है। डोमेस्टिक में क्या हालात हैं? क्या हमारे टॉप स्टार्स डोमेस्टिक खेलना चाहते हैं? क्या हमारे टॉप स्टार्स टेस्ट खेलना चाहते हैं? क्या वो फोकस करते हैं सिर्फ लीग्स पर और नहीं? तो ये सारी हमने बातें करनी है। खैर, टेस्ट की सीरीज़ हो रही है, अब देखना है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कैसा पाकिस्तान परफॉर्म करता है। पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई और दूसरा टेस्ट होगा 2 अगस्त से 6 अगस्त तक। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है? बाबर आजम की कप्तानी में टीम खेल रही है वेस्ट इंडीज़ में, और हमें ज्वाइन किया है याया हुसैन, ये सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। याया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। काफ़ी अरसे बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप जब बुलाएंगे तो बिल्कुल हम आपके साथ होंगे। और बहुत कुछ बदला, और जिस तरह आपने खुलासा किया अपनी गुफ्तगू में, आपने तमहीद बांधी, कप्तान बदला, खिलाड़ी बदले, मैनेजमेंट हुई है, पुराने चेहरे हैं, क्या टीम जीतेगी, क्या हमारी क्रिकेट से लोगों का दिल उचाट हो गया है, क्या लीग क्रिकेट चलेगी। देखिए, हर दौर के अपने एक तकाजे होते हैं, हर दौर का अपना एक अंदाज होता है। तो अब कमर्शलिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, और क्रिकेट जो है वो फुटबॉल की तरह ग्लैमराइज होती जा रही है। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और खिलाड़ी जो है अपनी जेब भरने के लिए लीग का सहारा ले रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये प्रोफेशनल खिलाड़ी जब इनको मुल्क कॉल करता है तो इनकी परफॉर्मेंस भी फिर जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने वाली होनी चाहिए। अभी आप फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, और मैं बड़ा हैरान था, और मैं ये सोच रहा था कि लायनल मेसी, जिसकी क़यादत में अर्जेंटीना ने मुसलसल 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, इस बार वो जीत नहीं सके, आउट क्लास किया। स्पेन की टीम ने उनको बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। तो वो लोग जिनको फुटबॉल की अलिफ बे का भी नहीं पता, वो कह रहे हैं जी लायनल मेसी जो है वो तो क्वाद पे पूरा नहीं उतरे, उनका खेल खत्म हो गया, लायनल मेसी जो है अब खत्म हो गए। तो ये सोशल मीडिया का दौर है ज़ोएब, हर कोई एक दूसरे की बात को जो है वो रबड़ की तरह पकड़कर जो है वो खींच रहा है, च्युइंगम की तरह लंबी कर रहा है। ना किसी को डेप्थ एनालिसिस का पता है, ना किसी को चीज़ों का पता है, बस पेपर की गुफ्तगू हो रही है। सही बात है। और लायनल मेसी पे तो मैं और आप एक पेज पर हैं, हम घंटों बात कर सकते हैं लायनल मेसी की परफॉर्मेंस पे। वो जैसा स्टार है, जैसा वो असिस्ट करता है, जैसा स्किमर है, लेकर चलता है टीम को, उस जैसा स्टार, उस जैसी गोट अभी तक दुनिया फुटबॉल में मैंने तो नहीं देखी, अगर मैराडोना की बात की जाए। अच्छा, खैर वो तो फीफा तो गुजर गया ना याया। अब ये बताएं कि बाबर आजम आपके फेवरेट जो हैं, ये क्या वंडर्स करेंगे? ये तो बाजू आजमाए हुए नहीं है हमारे। अच्छा, मुझे नहीं पता ये ब्रेकिंग न्यूज आपको किसने दी कि बाबर आजम जो है वो मेरे फेवरेट है। अब आप ये अजराए मजाक कर रहे हैं, अजराए तकल्लुम बात कर रहे हैं, ये तंज कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट आपने बात की कि ये बाजू जो है वो आजमाए हुए हैं, तो किसी शायर ने खूब कहा है कि न खंजर उठेंगे न तलवार से, न तलवार उठेगी न खंजर उठेंगे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हाँ। तो बहुत ज्यादा आपको उम्मीद रखने की इनसे जरूरत नहीं है। हाँ। कल वेस्ट इंडीज ने अपनी 15 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट किया है, और हमारे लिए एक सुख की बात यह है कि अलजारी जोसेफ, जिन्होंने चंद साल पहले वुलनगाबा ब्रिस्बेन पे ऑस्ट्रेलिया के बाजे बजा दिए थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम उनकी शानदार बॉलिंग की वजह से हार गई थी, वो कुछ जाती वजूहात की बिना पर पहले टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं है। और वेस्ट इंडीज की टीम ने जो अपनी 15 रुकनी टीम का अनाउंस किया है, थोड़ा सा उन्होंने आपको जो है वो मुख्तलिफ में डाल दिया है। 4 पेसर उन्होंने रखे हैं, और उन्होंने अपने वाइस कैप्टन के साथ जो है वो एक बिशप नाम का ऐसा स्पिनर टीम में डाला है जिसने अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। मिस्ट्री। तो एक बात तो तय है कि हमारे जो बैट्समैन हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन बाबर आजम, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर कुछ इतना अच्छा खेलते नहीं है, इतने ज्यादा कंफर्टेबल होते नहीं है। खासतौर पर बाबर आजम तो फंस के खेलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर। और जो उनके कैप्टन है जुलन, जो पाकिस्तान आए थे 2025 में, तो 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने 19 आउट किए थे। तो इस चीज को वेस्ट इंडीज ने मद्देनजर रखा हुआ है, इस चीज को भी मद्देनजर रखा हुआ है कि 9 से स्पिनर खेले जाते हैं, 9 से फास्ट बॉलर खेले, तो उन्होंने अपना काम पूरा किया हुआ। सही बात है। और बाबर आजम की आपने बात की तो लेफ्ट आर्म पे तो वो LBW भी होना जानते हैं, बोल्ड भी हो जाते हैं, और वो स्लिप में कैच भी हो जाते हैं, टॉप एज भी उनका हो जाता है। बहुत सारी चीजें बाबर आजम के साथ हो जाती है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर पे। जी बिल्कुल, वजह फरमाया आपने। और
कभी कभी तो समझ नहीं आता कि ये जो हमारे प्लेयर हैं वो कहाँ खेलेंगे, किस कंडीशन में खेलेंगे। श्रीलंका में जाते हैं तो इनसे लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेले जाते। पाकिस्तान में कहते हैं कि जी अपनी पिचेस के ऊपर, अपने मैदान के ऊपर, अपने लोगों के सामने ये बहुत अच्छा खेलेंगे। साइमन आए थे जनूबी अफ्रीका के, उन्होंने इनकी लाइन लगा दी। बाहर जाते हैं तो फास्ट बॉलर इनसे खेले नहीं जाते। तो भाई क्या किया जाए इनके साथ, या इनके साथ कॉपी किताबों में खेला जाए। मैं तो कहता हूँ आकिब जावेद को खिला दें दोबारा आप। आकिब जावेद जितना इन्वॉल्व है, और मुझे एक शख्स लगता है कि वाकई वो कंसर्न है पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में, आकिब जावेद। और आकिब जावेद बेहतरी तो कह रहे करके हैं छोड़ेंगे सबको वो, कि मैं ही इससे बुरा हूं, पहले नहीं बाकी- जाएंगे वो, इससे पहले नहीं जाएंगे, बेहतरी करके छोड़ेंगे वो क्रिकेट। नहीं, वो आकिब जावेद तो हमारे लेजेंडरी गजल गायक मेहंदी हसन साहब का गाना जो है, जो वहीद मुराद साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ, वो कह रहे हैं कि मैं ही बुरा हूं बाकी सब लोग अच्छे। अच्छा सही। और विमेंस क्रिकेट में बात नहीं हुई भाई। वर्ल्ड कप में वहाब रियाज कोच बन के चले गए, और वो एक लेफ्टी हमारा बैट्समैन कौन था वो, इमरान फरद, जिसमें इतने फ्लॉज थे, वो टीम को लेकर, उसके बाद जो टीम का हशर हुआ, ये सेलेक्ट कौन करता है ये एज अ कोच और ये मेंटोर? ये है कौन अथॉरिटी जो याया को नहीं कर रहा? बस वो वही लड़के हैं, वही उन्हीं को लेके जा रहा है। हो क्या रहा है ये? ज़ोएब, आपने सुना होगा दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो वहाब रियाज हो गए, बैटिंग कोच इमरान फरद हो गए, फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद हो गए, फास्ट बॉलिंग कोच उमैद आसिफ हो गए, स्पिन बॉलिंग कोच अब्दुल रहमान हो गए। हाँ, अभी श्रीलंका टीम गई है, और कल तो खैर हमने श्रीलंका को पहले एक रोजा मैच में 5 विकेटों से हरा दिया है। तो जब टीम जीत जाती है तो फिर तो मेरा ख्याल है तारीफ होनी चाहिए। वर्ल्ड कप में तो वैसे भी मुझे तो कोई खास उम्मीद थी नहीं, और पाकिस्तान टीम को हालांकि पर आप बड़ी प्रैक्टिस करा रहे थे इन्वॉल्व होके वहाब रियाज, आपने देखा ना, प्रैक्टिस बहुत इन्वॉल्व होके करा रहे थे वो। नहीं ज़ोएब, अगर आप थोड़ा सा क्लोजली वॉच करें ना बांग्लादेश का मैच या वर्ल्ड कप का मैच, तो हमारी जो खवातीन क्रिकेटर्स हैं वो भी जो है वो हमारे मेंस क्रिकेटर से कम नहीं है। जब भी उनके ऊपर बोझ डलता है, जब भी उनसे आप उम्मीदों की, तवक्कुआत की बात करते हैं, तो वो फिर फिजा रसीदा पत्तों की तरह जो है कहने लग जाते हैं। नाम बड़े बड़े हैं लेकिन दर्शन बहुत छोटे छोटे। जी अच्छा, क्रिकेट एसोसिएशन और ये जो अभी कुछ इस्लाहात लाने की कोशिश की है, कुछ पाबंदी भी लगाई है, परफॉर्मेंस बेस्ड मामला हो गया है, कैटेगरीज रखी है, लीग नहीं खेलेगा प्लेयर, डोमेस्टिक जरूर खेलना पड़ेगा। ये आप इसको इस बेहतरी की तरफ एक कदम देखते हैं, या फिर ये ऐसे ही बस शेल्फ मेंटेनिंग के लिए है, पेपर्स भरने के लिए? ये मेरा ख्याल आखिरी जो आपने बात की है, ये ज्यादा इसमें वजन है कि जो लोग ठंडे कमरों में बैठते हैं, उन्होंने कुछ फाइलों में कागज भी लगाने होते हैं, और कागज के ऊपर कुछ स्याही के साथ कुछ लिखना लिखाना भी होता है। तो मंसूबे बन रहे हैं, और मंसूबे आपको पता है कि सिंध हुकूमत के भी बहुत सारे हैं, और उन मंसूबों पर कितना अमल दरामद होता है। तो क्रिकेट बोर्ड के भी बहुत सारे मंसूबे हैं। आखिर में जो है ना वो यही होना है कि इन खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है मैदान के अंदर। ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप ट्रॉफी उठाएंगे, आप जीतेंगे, तो फाइलों में जो कागजात लगे हुए हैं, क्रिकेट बोर्ड के जो मंसूबे हैं, उनकी वाहवाह होगी। लेकिन अगर ये खिलाड़ी जो है वो हार जाएंगे, टीम हार जाएगी, टीम कुछ नहीं करेगी, जैसे कर नहीं रही ना T20 में ना वनडे में, ऐसा नहीं लगता कि ये अकोमोडेट कर लिया गया कि पहले लड़ाई हुई, क्लैश ऑफ टाइटन्स हुआ, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और ये दीगर, और फिर उसके बाद दोनों पार्टीज ने मिलकर एडजस्ट कर लिया कि चलो यार ठीक है, कुछ तुम ले लो, कुछ मैं ले लेता हूँ, तुम टेस्ट टीम के कप्तान बन जाओ, मैं वनडे का कप्तान बन जाता हूँ, और इसी तरह मजे से हम रहते रहेंगे। तनकीद भी होती रहेगी, क्या है, बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं देखिए, मैं इस जो ये वाली जो थ्योरी है ना आपकी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और रात को सोते हैं, सुबह अपना ख्वाब जो है उसको वीडियो की शक्ल में प्रेजेंट कर दिया जाता है। इंतहाई माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आपके जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो तज्जियाकार हैं, मैं बड़े दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ, उनको अलिफ बे का नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, क्रिकेटर्स क्या सोच रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी डिजर्व करते हैं वनडे के कप्तान इस परफॉर्मेंस पे। आप मुझे यह बताएं ना, शाहीन शाह अफरीदी सही कप्तान है? आप उन्हें एक थिंकिंग कैप्टन समझते हैं? उनकी अपनी परफॉर्मेंस इस काबिल है, फिटनेस इस काबिल है, उनकी पेस आ रही है बॉल में? देखिए तो शाहीन शाह अफरीदी की जहां तक आपने बात की ना, एक फैसला तो क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक किया कि उनको टेस्ट क्रिकेट से जो है ना वो टाटा बाय बाय कह दिया गया है, क्योंकि आपको 2027 नेक्स्ट ईयर जो है वो जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है। अभी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं,
और वहां पर भी कुछ ज्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। अगर अच्छा करेंगे, मैं स्पीड की तो बात ही नहीं कर रहा जोएब कि वो 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल डाले हैं, मैं स्पीड की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस की, मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी की। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं, लेकिन परफॉर्म करने की बुनियाद पे कैप्टन बनाए ना आप। मसला ये है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कैप्टन बनाए ना। ये थोड़ी है कि शाहीन शाह आफरीदी तो कैप्टन है, शादाब है तो इधर से उधर से उठ के शादाब जनाब कैप्टन बना दिए। ये क्या, ये ऐसे क्रिकेट होती है? हम यकीन करें क्रिकेट देखना छोड़ दिया हमने। मैं आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठ के बता रहा हूँ, हालांकि क्रिकेट का बड़ा फैन हूँ और बहुत ही क्लोजली वॉच किया, लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेट देखना छोड़ दी। नहीं, मैं ये देखें, आपका दिल भरा आया है, आपका कुछ गुस्सा है, वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। हमारे साथ यही होता है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप आता है तो फुटबॉलें निकल आती हैं, विंबलडन शुरू होता है तो लोग टेनिस खेलना शुरू कर देते हैं, आजकल पैडल बहुत ज्यादा चल रहा है। हॉकी का वर्ल्ड कप आता है तो लोग हॉकी खेलना शुरू कर देते हैं। क्रिकेट का वर्ल्ड कप आता है तो लोग क्रिकेट तो खेलते ही हैं, लेकिन जब टीम हार जाती है तो टीवी भी तोड़ देते हैं, खिलाड़ियों को भी बुरा भला कहते हैं। देखिए, क्रिकेट बोर्ड का काम जो है वो ओहदे देना है, क्रिकेट बोर्ड का काम खिलाड़ियों को मुंतखब करना है, बट एंड ऑफ द डे इन खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है। और मैं आज जब सुबह ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं एक बात सोच रहा था कि हारिस रऊफ को आपने T20 वर्ल्ड कप में इस साल नहीं लिया। आप देखिए अमेरिका में उनकी कैसी कुटाई लग रही है, पिटाई हो रही है उनकी। मुझे तो उनकी अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में जगह बनती हुई दिखाई ही नहीं दे रही। जोएब, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं, आपके पास बैट्समैनों का तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, वही हमारे पास घूम फिर के प्लेयर चल रहे हैं, और हम ओपनर रख लेते हैं, वो ओपन भी कर रहे होते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें तो हैं, लेकिन अब हम जब बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में कितने लोग जानते हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई 5 नाम मुझे बता दीजिए कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वो टीम में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बातें हो रही हैं, और बातों के साथ तो पेट नहीं भर सकता ना, लेकिन सिर्फ बातों के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, शादाब खान की आप बात कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी की आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं, रिजवान का आपने नाम लिया नहीं। देखिए, ये लोग इसलिए सरफेस पर मौजूद है। रिजवान का तो इन सब ने नाम नहीं लिया, रिजवान का तो नाम इन सब ने जो है ना उस पर कांटा लगा दिया। नहीं तो वो आप देख लीजिए ना, आप परफॉर्मेंस की वजह से टीम में रुकते हैं। आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, 8 महीने में उसने एशिया कप जिताया, उसने वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने उनको टाटा बाय बाय कह दिया। अब टीम का हाल देख लीजिए आप। लेकिन उनके पास प्लेयर भी फिर वैसे आ रहे हैं ना, वो फिर एतमाद भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो डिक्टेट कर रहे हैं प्लेयर आपको, यहाँ पर तो अपनी मर्जी से प्लेयर जो है वो चीजों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अब ये काम भी खत्म होने वाला है। ये बस आखिरी बार वो जो चिराग जल रहा होता है ना, टिमटिमा रहा होता है, वो मांग जी। और अच्छा, मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस का मुझे ये बताया भी है कि 5 विकेट्स हासिल किए मोहम्मद अली ने, जो प्रैक्टिस मैच हुआ है इसमें। तो ये कोई स्पार्क देख रहे हैं हम? तो वैसे मुश्किल हो गया हमारे लिए, फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा, लेग स्पिनर वैसे ही रूल्स की वजह से ख़त्म हो गया। ये कभी बात करेंगे आपसे बैठ के कि लेग स्पिनर्स को क्या क्रिकेट की लॉबी में या ICC में कोई नफरत करता है लेग स्पिनर से, कि ऐसे रूल्स इंट्रोड्यूस कराए कि नज़र ही नहीं आते अब? नहीं जोएब, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग है ना, उसमें नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 के ऊपर राशिद खान है, लेग ब्रेक गुगली बॉलर। नंबर 2 के ऊपर आदिल रशीद है, जो कि इंग्लैंड के हैं, लेग ब्रेक गुगली बॉलर। नंबर 3 के ऊपर अबरार अहमद है, मिस्ट्री स्पिनर, लेग ब्रेक बॉलर। नहीं, लेकिन यार मैं लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ, ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर। ऑर्थोडॉक्स ये तो स्ट्रेटर वंस वाले हैं ना, और ये रॉन्ग वाले भी हैं। ये वो नहीं है, ये उस तरह नहीं कह सकते आप। शेन वॉर्न आप वजह फरमा, हाँ नहीं वो आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आप जिन बॉलर्स की बात कर रहे हैं, मशरिक के जादूगर, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अब्दुल कादिर साहब को, स्टुअर्ट मैकगिल का शायद आपको नाम लेना आप भूल गए हैं। शेन वॉर्न के होते हुए उनको खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनको जब खिलाया गया उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इंग्लैंड के इयन स्टॉसबरी थे। तो ये वो बॉलर्स हैं जिन्होंने सही मानों में टेस्ट क्रिकेट खेली। ये जिन बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आदिल की, अबरार की, राशिद की, जब तक ये लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो जो आप बात कर रहे हैं शाहिद आफरीदी की तरफ फ्लिपर मारना या गुगली करना, भाई जब तक आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि T20 क्रिकेट में तो आपके पास 24 गेंद है, आप कोशिश करते हैं कि कम से कम मार पड़े। वहां पर आप जो है वो खींच के बॉल नहीं करते, वहां पर आप फ्लिपर नहीं करते, वहां पर आप गुगली नहीं करते, डर रहे होते हैं। अच्छा, वनडे की टीम हतमी है वर्ल्ड कप तक, या इसमें भी कोई चेंजिंग हो सकती है अगर मैनेजमेंट में कोई चेंजिंग हो जाए?
यार जोएब, यहाँ पर तो कल का नहीं पता, हुकूमत का नहीं पता, और आप 2027 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश मैंने शाहीन की है कि ये वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन मैं खेलूं, जीतूं ना जीतूं, लेकिन एज ए कैप्टन मुझे खिलाना है, और लोगों की भी एक ख्वाहिश है कि शाहीन शाह एज ए कैप्टन खेले वर्ल्ड, है ना। देखिए, मैं तो तुम्हारे को कोई बात करूंगा, शाहीन आफरीदी तगड़े रहेंगे, शाहीन आफरीदी परफॉर्म करेंगे, टीम जीतेगी तो वो वर्ल्ड कप में जाएंगे। वरना ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है पाकिस्तान क्रिकेट का, जो लोग टीम के साथ खेल रहे होते हैं वो वर्ल्ड कप में घर पे बैठ के टेलीविजन पर मैच देख रहे होते हैं, जो बाहर बैठे हुए होते हैं वो वर्ल्ड कप की टीम में होते तो वैसे खुदा के वास्ते शाहीन को कोई ये बता दे कि वो ऑलराउंडर नहीं है, वो बैटिंग में ट्राई ना करे, अपनी बॉलिंग पे फोकस करे। आपने बताया कभी ये राब्ता हुआ शाहीन से कि शाहीन भाई आप फोकस करें अपनी बॉलिंग पे, आप बैट्समैन नहीं हैं, ऑलराउंडर नहीं बन सकते आप। नहीं सर, देखिए फिर मैं दोबारा से आपसे बात करूंगा कि खिलाड़ी जो है ना वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। बट अगर आपको याद हो 3 PSL उन्होंने जिताए, एक PSL में उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कदाफी स्टेडियम लाहौर में, उस वक्त जब टीम बिल्कुल उनकी आगे लग चुकी थी, उन्होंने आके 50 रन किए। बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर वो संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, अगर उनको बैटिंग करनी है तो फिर उनको वहां पर भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, नेट पे टाइम देना चाहिए, लेकिन इस वक्त उनको अपनी बॉलिंग पर टाइम देना चाहिए क्योंकि टीम को उनकी बॉलिंग की ज्यादा जरूरत है। मैं दोबारा से आपसे बात कर रहा हूँ, उनको इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए कि वो 140 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल डालेंगे, उनको एक्यूरेसी के ऊपर जाना चाहिए, लाइन और लेंथ के ऊपर जाना चाहिए, उनको अपनी बॉलिंग की क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज जब वो बाकी चीजों में जाएंगे तो फिर आप जो बात कर रहे हैं फिर वही होगा। चले आया, फिर मुलाकात भी रहेगी कभी, फिर मिल के बात करेंगे। अभी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। वेलकम बैक। सबकी दिलचस्पी का सेगमेंट है और सब इसको डिनाई भी करते हैं, सब मानते भी नहीं, किस वजह नहीं, हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते, लेकिन सभी कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं। देखिए, एक तो प्रोजेक्शंस होती हैं या प्रेडिक्शंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आप देख रहे हैं कि भाई मार्केट कैसी जा रही है, उसकी बुनियाद पर आपने फैसले लेने हैं मार्केट के, और यूँ। लेकिन कभी कभार सूरत हाल ऐसी बनती है कि सारे तजिए सब चीज़ रखा रह जाता है, और ये होता है कि यार अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब जैसे पेट्रोल प्राइसेस है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएगा मामला। फिर इसके बाद इंसान का ध्यान जाता है कि हाँ यार, ये ज़ोडिएक साइंस वगैरह भी है, ये एस्ट्रोलॉजी भी है, ये स्टार्स भी हैं, ये कॉस्मिक कुछ कोड्स भी हैं। अब ये कहीं हम ऐसे तो जगह नहीं है कि जहाँ पर हमारी बदकिस्मती या खुशकिस्मती है, तो इसको लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी शादी होगी नहीं होगी, कहीं मेरा रिश्ता तो नहीं टूट जाएगा, मेरा रिश्ता कब होगा, मैं पैसे मुझे मिलेंगे, मालदार हो जाऊंगा नहीं होऊंगा, क्या मेरे ऊपर क्राइसिस आएगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। ये बड़े बड़े सवालात हैं लोगों के, और इन सवालात के जवाब जानने की वो कोशिश करता है, और जो ज़राए उसके पास होते हैं उसकी बुनियाद पर वो कर रहा होता है। तो हमें ज्वाइन किया सुमेरा फारूक साहिबा ने, और हमारे साथ अक्सर व बेशतर होती हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और लोगों को बताती हैं, किस्मत का हाल भी बताती हैं, तो कौन कैसे कब कहाँ क्या हो जाएगा ये बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, खैरियत से हूँ। सुमेरा, मुझे बताएं कि स्टार्स की कहानी से हम आगाज करें 27 तारीख से लेके 2 तारीख तक, है ना? ज़ोडिएक साइंस क्या कह रहे हैं, वन बाय वन जरा आप ये बताएं, फिर और भी आपसे सवालात कर लें। अच्छा, अगर हम बात करें हैं 27, पहले तो मैं आपको बता दूं इस वीक की जो एनर्जी है, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि मरकरी डायरेक्ट हो गया। आप लोग सुनते होंगे कि मरकरी रेट्रोग्रेड में है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीज़ें अटक रही हैं, लोगों की सैलरीज डिले हो रही थी, बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, तो अब वो चीज़ थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई है। और आज सुबह एक बार फिर कहिएगा जरा, एक बार फिर जरा इसको रिपीट कीजिएगा। अब ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं। नहीं, अब ये चीज़ें नहीं, उससे पहला वाला जुमला क्या था? सैलरी से रिलेटेड चीज़ें जो डिलेज थे वो अब ख़त्म होंगे, और अब जो है चीज़ें मूव फॉरवर्ड करी होंगी, यानी कि लोगों को जो है जो स्टकनेस थी वो ख़त्म हो रही है। अच्छा दिन जो है इस टाइम के बीच में अगर हम देखें तो एक फुल मून आ रहा है, जो कि आ रहा है एक्वेरियस के साइन में, जुलाई 29 को शाम 7:30 के करीब ये फुल मून हो रहा होगा। ये बस अभी तक बात पता चली है सुमेरा से कि ये वीक अच्छा होने वाला है, और इस वीक में जो सैलरीज डिले हो रही थी वो सैलरीज डिले नहीं होंगी और मामलात बेहतर होंगे, सूरत हाल बेहतर होगी। क्योंकि देखें, सवालात लोगों के बहुत होते हैं, और एक आम आदमी, एक शख्स मुतासर होता है दुनिया भर के हालात से, जैसे कि हम देख रहे हैं।
हम इस मिडल ईस्ट की सूरत हाल हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल हम देख रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस की आप बात कर लेना जी सुमेर जी। तो हम बात करें, अगर हम पेट्रोल प्राइसेस की बात करें तो अभी भी अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि अभी जो है चीज़ें बढ़ने का, एक्सपेंड होने का टाइम है, तो अभी हम उसके अंदर क्लैरिटी नहीं देख सकते। बट 29 के करीब कुछ जो है सिचुएशन हमें क्लियर नज़र आएगी। लेकिन अगर हम बात करें हमारे नेबरिंग कंट्री की, तो वहाँ पे जो है नेक्स्ट जो 15 to 30 डेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। तो एक सिचुएशन हमें ये नज़र आ रही है। बट पाकिस्तान के लिए इट्स अ गुड टाइम, ओवरऑल अच्छा टाइम है इन टर्म्स ऑफ हमारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जा रही हैं। ठीक है, तो स्टार्स का शुरू कर देना अब Okay. वन बाय वन। हाँ अच्छा चलें, हम एरीज की बात करें तो एरीज के साथ जो एक चीज़ अच्छी हो रही है कि उनके पास रोमांस आ रहा है, बहुत सारा क्रिएटिव एनर्जी आ चुकी है उनके पास। और अच्छी चीज़ ये है कि अब वो मैं अपनी असल में मेरे चेहरे पे responsibility मुस्कुराहट लेना है शुरू कर रहे सुमेरा जी, क्योंकि अंदर जरा पीसीआर में कुछ लोग बैठे हैं ऐसे जिनको ये हैं। अच्छी खबर मिली है। ओके 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 ग्रेट। तो अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास जो है फ्रेंडशिप सर्कल्स के थ्रू बड़ी सारी चीज़ें अच्छी आने वाली हैं। टॉरस की बात करें तो टॉरस के पास जो है घर के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। जिन टॉरस को घर ख़रीदना है, इट्स अ गुड टाइम कि अपना घर ख़रीदें, मगर एट द सेम टाइम टॉरस को ना एक बर्न आउट हुआ हुआ है, थोड़ा थकन हो गई है, उनको थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और टॉरस को चाहिए कि इतने पैसे सोच समझ के इस्तेमाल करें इस टाइम पर। जेमिनाइज की बात करें तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो कोई नया फ़ोन, नई गाड़ी या उनके कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मगर जेमिनाइज प्लीज़ 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 अपने बातों में थोड़ा सा एहसास करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तियाँ ख़राब भी हो सकती हैं। कैंसर्स की बात करें, गुड टाइम कि इनके पास नए पैसे आएंगे, अच्छे तरीके से पैसे आएंगे, और एट द सेम टाइम जो है करियर के अंदर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे बॉस हमेशा खुश होते थे, तो शायद इस टाइम पर इतने खुश ना और आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम देते हैं। लियोस की बात करें तो ये एक बड़ा बिग साइन है। बाय द वे लियोस की चार्ट बहुत एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लियोस को लेके चेंज हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, ग्रैंड हो रही हैं। और लियोस क्योंकि लीडरशिप का भी साइन है, और क्योंकि लियो के साइन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हम बहुत सारे लीडरशिप चेंज होते हुए भी देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो लियोस को मैं ये कहूँगी कि अपना थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम को बेहतर करें, and जुल्म at ना the करें same लोगों time पे, बहुत सारे लीडरशिप है लियोस तो हैं। जुल्म ना करें। हाँ। सही जी, बात और है ना? उसके साथ हाँ। साथ जो है उसके साथ साथ वेट गेन भी कर सकते हैं बहुत सारे लियोस, तो कोशिश करें कि थोड़ा हाथ हल्का रखें खाने पे। वर्गोस की बात करें तो वर्गोस के लिए अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई ट्रैवल करना चाह रहा है, मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, तो उनके लिए एक अच्छा टाइम है। लेकिन जो उनके जॉइंट फाइनेंसेस हैं, किसी के ऊपर एतबार करके पैसे ना दें उनको, क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पर कोई धोखा मिले या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज आ जाए इनको। लिब्रास की बात करें तो इनका फ्रेंडशिप सर्कल बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम जो पुराने दोस्त हैं ना, वो भी जा रहे हैं। तो लिब्रास क्या कर रहे होते हैं, बड़ा लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ पे उनको खुश नहीं करना है। और एट द सेम टाइम जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, स्पेशली अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, वो रिलेशनशिप थोड़े से तंग हो सकते हैं। कोशिश करें बाउंड्रीज का ख्याल रखें और ऑफिस से टाइम पे घर वापस जाएं। ठीक है। स्कॉर्पियोज की बात करें तो इट्स अ गुड टाइम फॉर देम। अब क्या करें, वो ऑफिस से टाइम पे घर जाएं तो मतलब कहीं और भी तो जाना होता है कुछ कुछ लोगों को। बिल्कुल जाना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि फंस जाएंगे, तो ना जान करें का ऐसा। खतरा है इसमें। जान का खतरा है, बिल्कुल। स्कॉर्पियोज की बात करें तो उनका जो है करियर हाउस बहुत अच्छा चल रहा है, मगर क्या है कि वर्क रूटीन है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। और प्लीज़ अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि स्कॉर्पियोज के साथ ना उनकी सेहत से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे उन्होंने सही चीज़ नहीं खाई, या पुराना खाना खा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई इश्यूज आ सकते हैं। सेजिटेरियस की बात करें तो सेजिटेरियस ये आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है अगर आपने ट्रैवल करना है। बड़े सारे सेजिटेरियस को ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है। इट्स अ गुड टाइम टू ट्रैवल, बट एट द सेम टाइम जितना मज़ा आपको पहले आता था, इस टाइम शायद इतना मज़ा ना आए ट्रैवलिंग में, क्योंकि आपके अंदर सीरियसनेस आ रही है। सेजिटेरियस के लिए बड़ा मुश्किल होता है सीरियसनेस को लेकर आना, लेकिन अब आनी शुरू हो रही है। कैप्रिकॉर्न्स की बात करें करें, बिल्कुल जो करें। इनके बस लिए वो बात बहुत याद अच्छा रखिएगा टाइम जो है मैंने इन्वेस्टमेंट्स। आपसे भी बात की थी ऑफ कैमरा कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करते हुए। बिल्कुल। तो इनके बहुत सारे जो हैं जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम पे काम कर सकते हैं, और पैसिव इनकम आ सकती है, जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है या जॉइंट इन्वेस्टमेंट की है, तो उसमें एक अच्छी चीज़ हो सकती है। या अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना चाहें, ये एक बहुत अच्छा टाइम है। इंश्योरेंस से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कैप्रिकॉर्न को अभी घर के अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, जैसे घर में कोई काम है, या बच्चों से
रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या घर के फैमिली मेम्बर से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छी चीज़ ये है कि इस टाइम पर ना कैप्रिकॉर्न्स के जो मनी एक्सेस है, मनी हाउस है, वो बहुत एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि फाइनेंशियल हाउस जिसको हम कहते हैं, जिसमें शायद एक सोर्स ऑफ इनकम चेंज होके दूसरी नई सोर्स ऑफ कब इनकम होगा ये, होगा मल्टीपल कब सोर्स ये एक्टिवेट, ये इस फेज से निकल के एक्चुअली एक्टिवेट कब होगा ये? बिल्कुल, ये हमारा अगस्त में 12-13 को ये एक्टिवेट हो रहा है और नेक्स्ट 18 मंथ्स इज अबाउट मेकिंग मनी। और जो पुराने तरीक़ों से पैसे बनाते थे वो शायद अब आप ख़त्म कर दें। प्लस दिस इज़ हाई टाइम कि अपनी फीसेस या अपनी जो आपकी जो चार्जेस हैं उसको इंक्रीज़ करेंगे। ये एक अच्छा टाइम है उसके लिए। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस के इस दफ़ा बहुत सारे एक्वेरियस, वैसे तो एक्वेरियस शादी करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन इस टाइम पे उनकी शादी का बड़ी सिचुएशन ऑन है, पार्टनरशिप्स मिल रही होंगी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे उनकी जो सिबलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, यानी बहन भाइयों में लड़ाई हो सकती है। एट द सेम टाइम एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को रीवैम्प करने का, रीलॉन्च करने का, अपने आप को रीस्टैब्लिश करने का, तो एक अच्छा टाइम है। पाइसेस की बात करें तो उनके लिए अच्छा टाइम है, उनके कोवर्कर्स, उनकी प्लेस ऑफ वर्क बड़ी अच्छी हो सकती है, काम बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन पाइसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे ना पाइसेस कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं बगैर सोचे समझे, तो ये टाइम पैसे खर्च करने का नहीं है, थोड़ा सा सेविंग करने का है और थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने का है। सो दिस वाज अबाउट ऑल द साइंस। सही है, ज़बरदस्त, क्या आपने बेहतरीन बात बताई, अच्छी अच्छी बातें बताई हैं सारी आपने, गुड। हाँ, अच्छा एक और चीज़ मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि एक इक्लिप्स हो रहा है, टोटल सोलर इक्लिप्स। एक तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इक्लिप्सेस से डरा रहे होते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इक्लिप्सेस हर साल होते हैं, 4 होते हैं, ये कोई रेयर इवेंट नहीं है। लेकिन इस चीज़ को यूज़ करते हुए जो है थोड़ा सा अपनी लाइफ को अपग्रेड करने की कोशिश करें, तो ये एक अच्छा टाइम होगा। अगर किसी को अपग्रेड चाहिए तो नेक्स्ट मंथ अगस्त 12 को एक टोटल सोलर इक्लिप्स हो रहा है, उसमें वो अपने आप को बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप को लेकर कौन से ऐसे साइंस हैं, 5 साइंस जो टॉप पर हैं और उनके लिए बेहतरीन वक्त है ये कि बस कुछ ना कुछ कर लें हम, आइडियल टाइम? हाँ, एक तो बिल्कुल ओके, एक्वेरियस के साथ एक सीन चल रहा है बड़ा अच्छा, एक्वेरियस और लियोस के साथ बड़ा सीन चल रहा है कि ये लोग जो है रिलेशनशिप में आ भी रहे होंगे और जा भी रहे होंगे, यानी ख़त्म भी हो रहे हैं कुछ रिलेशनशिप। अभी आपने लास्ट 2 मंथ्स में देखा होगा कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स ख़त्म हुए हैं और नए स्टार्ट हुए हैं, यानी कि जैसे इतने लंबे 20-20, 25-25 साल के रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल एंड हो रहा है। तो जब साइकिल एंड हो रहा होता है तो उसके अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपनी जैसे पास्ट कंडीशनिंग या जैसे बर्दाश्त में थे तो अब वो छोड़ रहे होते हैं। सो एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लियोस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एरीज के लिए रोमांटिक पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे वो रोमांटिक पार्टनरशिप कर सकते हैं, यानी कि रोमांस देख सकते हैं, लेकिन फिर शादी सोच समझ के करें, क्योंकि कभी कभी एरीज कूद जाते हैं बस शादी कर लो। तो शेर व शायरी ऐसा का नहीं गैर करें। जरूरी इस्तेमाल ना करें। पॉसिबली यस, या उनके शेर भी थोड़े खतरनाक ही होते होंगे, आई एम श्योर, वेरी डायरेक्ट शेर होते होंगे। और 2 और रह गए, 5 मैंने कहे थे। अब हाँ, तो अब बाकी दोस्ती के थ्रू अगर हम बात करें तो लिब्रास की दोस्ती में अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है, एक चीज़ ये अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं उनके अराउंड रिलेशनशिप होंगे, फॉर एग्जांपल पाइसेस होंगे, लेकिन उनको वो अभी नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वो थोड़ा सा अपने दिमाग में घूम रहे हैं। सो दैट्स द टाइम जहाँ पे उनको थोड़ा सा अच्छा जी, पैसा मुझे बताएं, पैसा सबकी पहली ख्वाहिश है कि मुझे पैसा मिल जाए, मालदार हो जाऊं। ये 5 साइंस कौन से जिनके लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, उन्हें पैसा मिलेगा? तो कैंसर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन टाइम है कैंसर्स के लिए। कैंसर्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप पहले 5,000 कमाते थे तो अब 10,000 कमाएं और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कमाएं। लियोस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लियोस के लिए टाइम है कि वो भी अपनी प्राइसेस बढ़ाएं, लेकिन अपने आप को अपग्रेड भी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिब्रास के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल को यूज़ करते हुए कोलैबोरेशंस करें, उसके थ्रू वो पैसे बनाएं। एरीज के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अगर वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट कोई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है पैसे बनाने का, जॉइंट फाइनेंसेस के थ्रू, यानी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हैं उनके पास। तो ये साइंस जो है लकी रहेंगे। स्कॉर्पियोस के लिए करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम है। और ट्रैवलिंग के लिए बताएं, ट्रैवलिंग के लिए
सेजिटेरियस वेरी गुड टाइम, सेजिटेरियस को ट्रैवल करना चाहिए और जेमिनाइज को भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए। ये टाइम ऐसा होगा कि यहाँ एक तो होता है ना हम फन करके आते हैं और पूरा अकाउंट खाली करके आते हैं, मगर एक ट्रैवल ऐसा होता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ करने को Explore मिलता है। करके आते हैं और आपके आप उसके थ्रू यस आपको पैसे भी बनाने का आइडियाज आ रहे होते हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स सॉरी ये सेजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा टाइम है और जेमिनाइज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और स्कॉर्पियोज वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी कर सकते हैं। और साथ में वर्गोस का तो मैंने आपको बताया कि वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए बिल्कुल जो है कोशिश कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। और ये मुझे बताएं कौन से साइंस ऐसे हैं जिनको बहुत वॉचफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है, फैसले भी सोच समझ के करने हैं, क्योंकि उनका कुछ खास अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। देखिए एरीज को अपनी सेहत को और अपने जो एक्सीडेंटल प्रोन एनर्जीज होती है ना, ये थोड़ा सा और अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल रखने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ गलत बात बोल दें और उसकी से आपकी जो रेपुटेशन है उसके ऊपर फ़र्क पड़े। हम अगर बात करें जेमिनाइज की, तो जेमिनाइज को अपने दोस्तों में बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जेमिनाई के साइन में क्योंकि यूरेनस है, तो हम क्या जब भी यहाँ ऐसे होता है तो लोग जो हैं अनप्रिडिक्टेबली एक्ट करते हैं, आपसे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और एक अजीब सी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि इसके ऊपर काम किया जाए। इसके अलावा स्कॉर्पियोस को थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन एनर्जी है, इन लोग के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न्स अगेन अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। हो सकता है कैप्रिकॉर्न को ना एकदम से दिल चाहे कि भाई मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ ना, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, में हेयर कलर चेंज कर रहा हूँ या बॉडी में कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि अंदर से एक अर्ज आ रही होगी कि यार बहुत पुराना हो गया ना, आई वांट टू लुक नाइस और बेटर और समथिंग। तो बाल नीले करने से पहले पुराना तो मैं हो गया हूँ, ये तो बात है। एंड अगेन पाइसेस को अपनी पार्टनरशिप में और अपने जो पैसों के रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। मुझे ये बताएं कि कौन से बेस्ट पार्टनर्स हो सकते हैं स्टार्स, कंपैटिबिलिटी किन में होगी या एडजस्टेबिलिटी वर्गो और सेजिटेरियस वगैरह? पहले नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दो कौन से स्टार्स हैं जो एक दूसरे से रिपल्स नहीं कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से? देखिए एक तो पहली चीज़ है कि एक रिपल्शन, एक तो हम पूरा चार्ट देखते हैं, ऐसे नहीं होता कि सिर्फ मैं सन साइन की बेसिस पे बताऊं। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो एयर एंड फायर साइन के जो लोग हैं, यानी कि जो फायर हैं, एरीज है, जैसे लियो है, सेजिटेरियस है, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है जेमिनाइज के साथ, लिब्रास के साथ, एक्वेरियस के साथ। इसी तरह वाटर और जो है वो अर्थ साइन की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, यानी कि टॉरस की बात करें, कैंसर की बात करें हम, ये दोनों आपस में अच्छा रह सकते हैं। कैंसर थोड़ा अच्छा, जैसे आप सेजिटेरियस को कैंसर के साथ रखेंगे ना, सेजिटेरियस को शौक है कि उनको कोई पीछे ना पड़े, उनका कोई बहुत ख्याल ना रखे, लेकिन कैंसर बहुत ख्याल रखना कर शुरू कर देंगे तो उनको तंगी होनी शुरू हो जाती है। तो जो वाटर साइंस है उनका जो है वो अर्थ साइन के साथ अच्छी कॉम्बिनेशन बनता है। फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉर्न का कैंसर के साथ बहुत अच्छा हो सकता है, वर्गोस और कैप्रिकॉर्न का अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी कभी दोनों टग ऑफ वॉर में आ जाते हैं, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। पाइसेस की अगर हम बात करें, पाइसेस स्कॉर्पियोस बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम पाइसेस और स्कॉर्पियो दोनों को इंटुइटिवली पता होता है कि एक दूसरे से जिसने झूठ बोला पता चल गया, तो फिर वो जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ये बात है। वैसे आप मुझे बताएं अपने काम कैसे करती हैं आप स्टार्स देख के करती हैं, साइंस देख के फैसले करती हैं? हैं आप तो सबको बताने वाली हैं ना, लोग जानना चाहते हैं। So it's not about कि सिर्फ साइंस देख के फैसले किए जाएं, ये होता है एनर्जी क्या है। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ाई की एनर्जी है, आप लड़ें, कभी कभी होता है चुप करके बैठने की एनर्जी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक्शन पे बिलीव करते हैं, बट कभी कभी टाइम होता है सिट बैक एंड वॉच एंड लेट द यूनिवर्स डू थिंग्स फॉर यू, तो वो आपको करने की जरूरत होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जरा मुझे बताएं कि कॉकरोच क्या खत्म हो पाएंगे जनता या बढ़ते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको जैसे कि बताया कि नेक्स्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है ना वो सोशल मीडिया की वॉर स्टार्ट हो रही है, सही और मज़े की, जिसमें आपको मीम्स मिलेंगे, जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, जिसके अंदर, और ये बड़ी टेक्नोलॉजिकल किस्म की चीज़ है, ऑन ग्राउंड से ज़्यादा जो है ना ये सोशल मीडिया नहीं, मुझे बताया कॉकरोच जनता पार्टी क्या इस पोजीशन में आएगी, इतनी स्ट्रेंथ ये मूवमेंट ले लेगी कि गवर्नमेंट टॉपल हो जाए या नहीं? साइंस क्या बता? पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है परसेंटेज में अगर बात करें?
70% आई वुड गिव इट 70 75%, क्योंकि इनकी डिस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं था कि कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टेबिलिटी चल रही होती है तो कोई मसला नहीं हो रहा था, मगर डिस्टेबिलिटी जो है शुरू हो गई है और उसके बाद आप देखेंगे 70% ये चांस है। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं इसके ईरान results हैं, और बिल्कुल। यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कम होगा या बढ़ेगा आने वाले वीक में? देखें अभी थोड़ा और बढ़ेगा क्योंकि एस्केलेट होगी सिचुएशन, बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट द कंट्रीज, लेकिन जो है अमेरिका का चार्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है ये जो करंट अलाइनमेंट्स हो रही हैं इसकी वजह से। तो हम ये देख सकते हैं कि शायद चेंज ऑफ लीडरशिप हमें नज़र आए नेक्स्ट फ्यू डेज में, नेक्स्ट मंथ में। और उसके अलावा हमें जो दूसरी चीज़ नज़र आ रही है कि ईरान विल नॉट सिट डाउन, इट विल रिटेलिएट, क्योंकि उसके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की जाएंगी तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सही है। और पेट्रोल प्राइसेस का तो आपने बता ही दिया कि वो आपकी इख्तियार में भी नहीं है और ना साइंस कुछ कह रहे हैं इस बारे में, इतनी बिल्कुल वॉलेटाइल सिचुएशन है। हाँ यस लेकिन 29 तक आपको सिचुएशन हमें काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड फॉर पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन ये अच्छा ही टाइम है, बुरा टाइम नहीं है। चले ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सुमेरा जी, आपने और साइंस क्या बताते हैं आपने सुन लिया। लेकिन एक पहला काम ये है कि आप खुद कोशिश कैसे करते हैं। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो कोई काम नहीं होने वाला, साइंस कोई मदद नहीं करने आपकी। तो ये कि अपनी मेहनत खुद करें और उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि अल्लाह उसमें ज़ाहिर है अल्लाह की मदद शामिल है। हेलो खैर, शो क्लोज करना है हमने, कल नहीं बल्कि मंडे को आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक देते रहिएगा। सैटरडे संडे आप हमारा शो देखेंगे, रिपीट शोज़ भी देखेंगे, अच्छे सेगमेंट्स उसमें देखेंगे। फेसबुक इंस्टा भी आप फॉलो करते रहें, वो आप कर ही रहे हैं। फीडबैक हमें देते रहिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। राइज एंड शाइन से बस इतना ही। ज़ोए बसंत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।